जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित सेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण टेस्ट सीरीज जो निरंतर हमारी चल रही है उसी में अगला वीडियो है। सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और निरंतर हम 20 प्रश्न पर्यावरण के लाते हैं जिनको हम विस्तार से भी पढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज के आधार पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग उत्तर बताने का प्रयास करें अगर आपसे प्रश्न बनते हैं तो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र? तो आपको कमेंट में लिखना है 1, 2, 3, 4, जो भी आपको विकल्प सही लगता है वो आप कमेंट में लिखेंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सूर्य। क्या है? सूर्य है, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? वो है सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में प्रोटॉन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन बुध का है, वरुण का है, शनि का है या फिर शुक्र का है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? 4 विकल्प हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शनि। शनि यानी कि 3 नंबर सही है। टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियॉन, रिया, हाइपेरियन, एपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं हैं। वरुण के 13 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल कौन सी है? जट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू? बायोडीजल की फसल कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जट्रोफा। जट्रोफा यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो आपको याद रख लेना है, जट्रोफा के बीजों से जो तेल निकाला जाता है उससे जो है गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, कार आदि चलाई जा सकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बायोडीजल। बायोडीजल की फसल भी कहा जाता है जट्रोफा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताना है। 1986, 1982, 1992 या 1996? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 यानी कि 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी से क्या हो गया था? लागू किया गया था। तब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? 25 का उत्तर बताना है।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। ठीक है, धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में, शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम में, या फिर सवाना वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? प्रश्न क्रमांक 26 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन हैं क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाती हैं। विश्व वन्यजीव निधि के वायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि जब ध्रुवों के से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती है और विषुवतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो किस मृदा का होता है? काली, लाल, जलोढ़ या फिर लैटराइट? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि काली मिट्टी। काली मृदा का जो निर्माण है वो होता है लावा द्वारा। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से होता है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो लावा से बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो कौन सी परत है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? तो जल्दी से बताएं 28 का आंसर। कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 समताप मंडल, है ना। और समताप मंडल को आपने पढ़ा है कि इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी वुसोन ने की थी। ये चीज़ भी याद रखनी है, कब की थी? 1913 में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? तो किस सुधार हेतु है गंगा एक्शन प्लान को? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान? प्रश्न क्रमांक 29। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जल की गुणवत्ता, यानी कि जो 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1950 ईस्वी में
श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो आपको याद रख लेना है कि नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में, कब? 1985 में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा है? देवदार, नीम, चीड़ या फिर ओक? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नीम। नीम है जैविक कीटनाशक का उत्पादक, ठीक है। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, देख लेते हैं। एजा डायरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ना। अब देखेंगे प्लेग है, तो प्लेग क्या है आपको बताना है। कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है? तो प्लेग क्या है? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी, ठीक है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्टयूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका नाम अन्य ब्लैक डेथ टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग तथा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी न्यूमोनिया का रूप धारण करता है, ठीक है। तो ये प्लेग के बारे में भी याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है प्लेग का जो वाहक है वो कौन है, तो ये चूहा माना जाता है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। गैसीय अपशिष्ट बताएंगे आप कौन सा है? घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही है, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं ये गैसीय अपशिष्ट है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं। ये गैसीय अपशिष्ट हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायक जनन द्वारा वितरित? तो दूर दूर प्रसारित होंगे तो कौन से होंगे? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कायक जनन द्वारा वितरित, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कायक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायक जनक एक अलैंगिक जनन क्रिया है, यह फ्लोनिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी? 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सहभोजी। सहभोजी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका, तो आपका विकल्प नंबर जो 1 है सहभोजी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। अगला देख लेते हैं, सहभागिता या सहभोजी? सहभागिता या फिर सहभोजी, यह 2 विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर क्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरणार्थ, गैस्ट्रोपोड कवच में केंकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है ना। भेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं।
तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, सहभोजी कहलाते हैं। ठीक है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, मोर का पोषण तल क्या है, अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, शीर्ष पर, यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, हरे पौधे, कीड़ा, सांप, मोर। उत्पादक मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर। कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, संगमरमर, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है, एक कायांतरित सेल का उदाहरण माना जाता है संगमरमर। ठीक है, जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी तलछटी परतदार चट्टानों, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, मोर, सांप, कीड़ा, हरे पौधे, है ना, का उदाहरण है संगमरमर, जिसका रूपांतरित रूप है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 4, यानी सोडियम क्लोराइड। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl होता है, जो 1:1 में जो है सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो सभी लोगों को पता है कि पदेन अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो किस मिट्टी का है, जलोल का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का या बलुई मिट्टी का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जलोल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोल मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40-45% भाग पर जलोल मिट्टी पाई जाती है। जलोल मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है, परंतु ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कृषि के लिए। ठीक है, अगला देखो, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता, क्या कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है और 10 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रथम चरण उपभोक्ता। 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पौधे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। तो उत्पादक प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। उपभोक्ता खास श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय, बैल, बकरी आदि, तथा जो जीव इससे प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे सांप,
है ना, शेर, मोर आदि मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। इसी प्रकार से अपनी जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना है। ठीक है, सभी लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के और पूरे के पूरे वीडियो देखेंगे बाल विकास और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में। ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी, है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।